दोस्तों, यूरोप में एक मुल्क है स्वीडन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस कंट्रीज इन द वर्ल्ड। दुनिया के खुशहाल तरीन मुल्कों में स्वीडन का नाम आता है। लेकिन आप ये बात सुन के हैरान होंगे कि वहां की इकोनॉमी और गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बेस्ड है सोशलिज्म के प्रिंसिपल्स पर। सुन के इंसान सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि सोशलिज्म को यूजुअली हम लोग एसोसिएट करते हैं सोवियत यूनियन से, चाइना से, नॉर्थ कोरिया से और क्यूबा से। क्यूबा का जिक्र आया है तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये एक छोटा सा मुल्क है लैटिन अमेरिका में। क्यूबा में भी सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन क्यूबा और स्वीडन के सोशलिस्ट मॉडल में बेइंतहा फर्क है। आखिर चक्कर क्या है? हम लोग अक्सर सोशलिज्म को कम्युनिज्म से कंफ्यूज कर देते हैं। कभी हम कहते हैं कि सोशलिज्म नाम है सिंगल पार्टी स्टेट का। लेनिनिज्म, स्टालिनिज्म, कम्युनिज्म और सोशलिज्म एक ही आइडियोलॉजी के अलग अलग नाम है। व्हाट एग्जैक्टली इज सोशलिज्म? आज की वीडियो के बाद आपकी ये सब कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। सो इसके बारे में जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। तो जनाब, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, ये देख लेते हैं कि सोशलिज्म का बुनियादी फलसफा है क्या, इसके क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इसकी इमारत किन बुनियादों पर खड़ी हुई है। तो दोस्तों, इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स है ना, वो बहुत ही आइडियलिस्टिक है। इसका मतलब यह है कि ये एक नियर परफेक्ट, एक बहुत ही बेहतरीन, एक निहायत ही उम्दा सोसाइटी को प्रमोट करता है, जिसका सबसे पहला गोल है एक इगैलिटेरियन मुआशरे को कायम करना। एक इगैलिटेरियन सोसाइटी दोस्तों वो होती है जहां पर लोगों के पास इक्वल राइट्स होते हैं, बराबरी होती है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है और सबके लिए इंसाफ का एक ही निजाम होता है। सोशलिस्ट का मानना है कि हमारी दुनिया में जो सोसाइटल इम्बैलेंस है, यानी कि अमीर और गरीब का जो फर्क है, इनकम और पावर का जो गैप है, वो सब मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम की वजह से है, जिसको कहते हैं कैपिटलिज्म, यानी कि सरमायादारी निजाम। सोशलिस्ट का मेन गोल होता है सोसाइटी के अंदर से जो स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं उनको खत्म करना। जो 1% एलीट है जो पूरे मुआशरे को अपने कब्जे में ले लेती है, उसके कब्जे से लोगों की जान छुड़ाना। एक ऐसा मुआशरा क्रिएट करना जहां पर लोगों के दरमियान सॉलिडारिटी हो, भाईचारा हो और यूनिटी हो। इसकी वजह यह है कि सोशलिस्ट इस बात पर भरपूर यकीन रखते हैं कि इंसान बाय नेचर कंपेटिटिव नहीं बल्कि कोऑपरेटिव होता है। इसका मतलब यह है कि लोग इन जनरल आपस में एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं बजाय एक दूसरे से कंपीट करने के। लेकिन यहां पर एक $1 मिलियन सवाल बनता है। सवाल यह है कि ये सब बातें तो बहुत ही बेहतरीन है, इनफैक्ट दे आर आइडियल, लेकिन एक सोशलिस्ट मुआशरा कायम होगा कैसे? इतनी बेहतरीन और आइडियल सोसाइटी क्रिएट कैसे होगी? इसका जवाब भी सोशलिस्ट के पास मौजूद है। वो कहते हैं कि अगर किसी भी सोसाइटी को बदलना है तो उसको सिर्फ एक चीज बदल सकती है, और वो है ह्यूमन एजेंसी, यानी कि लोगों की विल। अगर लोग चाहेंगे तो एक आइडियल सोसाइटी क्रिएट हो सकती है। अगर लोगों को चेंज चाहिए, एक अच्छा मुआशरा चाहिए, तो दे हैव टू बी एजेंट्स ऑफ चेंज। बाय द वे, सोशलिज्म का ये जो फलसफा है, ये कहीं ना कहीं कुरान मजीद से भी मिलता जुलता है। इसका मैं आपको रेफरेंस देता हूं, सूरह राद जो है चैप्टर नंबर 13 और इसकी आयत नंबर है 11। वेरिली गॉड डजंट चेंज द कंडीशन ऑफ पीपल अंटिल दे डू नॉट चेंज व्हाट इज इन देमसेल्व्स। यानी कि खुदा कभी भी लोगों की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने आप को बदलना ना चाहें। अक्सर लोग सोशलिज्म और कम्युनिज्म को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, यानी कि वो समझते हैं कि ये दोनों एक ही जैसी टर्म्स हैं। इनमें कुछ बुनियादी फर्क है। अगर आपने कम्युनिज्म को डिटेल में समझना है तो इसके बारे में मैंने कुछ हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी। आप मेरे वीडियो आर्काइव्स में जाके ये वीडियो देख सकते हैं। कम्युनिज्म की बात करें तो इन नटशेल कार्ल मार्क्स और फ्रीडरिक एंगल्स ने कहा था कि किसी भी सोसाइटी में जो क्लास स्ट्रगल होती है उसकी बुनियादी वजह बनती है उसकी मोड ऑफ प्रोडक्शन। और ये क्लास स्ट्रगल मुआशरे में दो तरह के लोग क्रिएट करती है, जिसमें से एक होते हैं बोर्जवासी। ये वो लोग होते हैं जो फैक्ट्रीज को, जमीनों को ओन करते हैं, और दूसरे लोग होते हैं प्रोलेटेरिएट्स। ये वो लोग होते हैं जो इन फैक्ट्रीज में काम करते हैं, यानी कि वर्किंग क्लास। कम्युनिज्म के फलसफे में सरप्लस वैल्यू की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसीलिए ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। सरप्लस वैल्यू मैं आपको एक मिसाल से समझा देता हूं। समझे एक मजदूर की डेली वेज या दिहाड़ी है 1000 रुपए, यानी कि वो रोजाना जो भी मजदूरी करता है उससे वो 1000 रुपए कमा लेता है। अब अगर दिन में वो 10 घंटे ड्यूटी करता है तो वो पहले 5 घंटे में अपना 1000 रुपए का काम कर लेगा। जो बाकी के 5 घंटे हैं उनमें जो वो काम करेगा 1000 रुपए का, उसको कार्ल मार्क्स कहता है सरप्लस वैल्यू, क्योंकि वो काम उसने अपनी उजरत से ज्यादा किया है। जो बोर्जवासी और प्रोलेटेरिएट का बेसिक मसला है ना, वो इसी सरप्लस वैल्यू के ऊपर है।
जो सरमायादार हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं या जमींदार हैं, वो कहते हैं कि सरप्लस वैल्यू में मुसलसल इजाफा होना चाहिए, जबकि जो दूसरी तरफ वर्किंग क्लास है वो कहती है कि सरप्लस वैल्यू में डिक्लाइन होना चाहिए। और वो डिक्लाइन कैसे होगा? वो होगा वेजेस को बढ़ा के, यानी कि दिहाड़ी को इंक्रीज करके। कार्ल मार्क्स का ये बिलीव था कि सोसाइटी के अंदर ये जो इम्बैलेंस है, ये जो क्लास स्ट्रगल है, ये इवेंचुअली कैपिटलिज्म को ले डूबेगी और उसके बाद एक जस्ट और एक मॉरल सोसाइटी कायम होगी। मार्क्स और एंगल्स ने कम्युनिज्म के जरिए सोशलिज्म को भरपूर प्रमोट किया एंड बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी जो दुनिया भर में मैस सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनकी सोशलिज्म के जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे उनके ऊपर एग्रीमेंट था। लेकिन कार्ल मार्क्स का ये जो फलसफा था, इसके अंदर एक लूप होल था, एक मसला था। उसने ये तो बता दिया कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स क्या होंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि किसी भी सोसाइटी में इन प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट किस तरीके से किया जाएगा। उसका ये मानना था कि हर मुआशरा अपनी स्पीड से, अपने तरीके से इवॉल्व करता है, एक इर्तकाई अमल से गुजरता है, लिहाजा हर मुआशरे को अलग अलग अप्रोच की जरूरत पड़ेगी सोशलिज्म को अपनाने के लिए। इसी वजह से ही लेफ्ट दिस क्वेश्चन ओपन एंडेड। लेकिन 20वीं सदी तक इस सवाल के दो जवाब सामने आ गए, जिसमें एक था बेस्ड ऑन रिफॉर्मिज्म और दूसरा था बेस्ड ऑन रेवोल्यूशन। रिफॉर्मिस्ट का मानना था कि अगर आपने किसी भी सोसाइटी को बदलना है, उसको इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना है, तो आपको ज्यादा उखाड़ पिछाड़ की जरूरत नहीं है। आप जो एग्जिस्टिंग कैपिटलिस्टिक सिस्टम है, जो सरमायादारी निजाम है, उसी को जमहूरियत के जरिए बेहतर कर सकते हैं। इस तरह के लोगों को सोशल डेमोक्रेट्स कहा गया और यही फॉर्म ऑफ सोशलिज्म स्वीडन में फॉलो किया गया। दूसरी तरफ वो लोग जो रेवोल्यूशन पर बिलीव करते थे, वो कहते थे कि बैलेट बॉक्स को उठाकर बाहर फेंको, सिर्फ इनकलाब ही सोसाइटी को, मुआशरे को बदल सकता है। इसी तरह की सोच लेनिन की थी। वो कहता था कि ये जो रिफॉर्मिस्ट की बातें हैं ना, ये अनरियलिस्टिक हैं, ये बेकार की बातें हैं। इसमें इवेंचुअली जो बोर्जुआसी क्लास है वो ऊपर आ जाती है और प्रोलेटेरिएट हमेशा की तरह वर्किंग क्लास रह जाती है। लिहाजा सोसाइटी को एक ऐसी वैनगार्ड पार्टी की जरूरत है जिसको लीड करें वेल ट्रेंड इंटेलेक्चुअल एलिट्स, और यही वो लोग होंगे जो इस वर्किंग क्लास के अंदर, इन प्रोलेटेरिएट्स के अंदर एक रेवोल्यूशन का, एक इंकलाब का जज्बा पैदा करेंगे और सरमायादारों को उठाकर बाहर फेंक देंगे। सोशलिज्म की इसी फॉर्म को कम्युनिज्म का नाम दिया गया। ये एक बहुत ही बुनियादी फर्क है सोशलिज्म और कम्युनिज्म में, क्योंकि कम्युनिस्ट बिलीव करते हैं रेवोल्यूशन के अंदर। अच्छा, अब इनिशियली ये जो दोनों स्कूल ऑफ थॉट थे ना, रेफॉर्मेशन के और रेवोल्यूशन के, ये लोग पीसफुली कोएग्जिस्ट कर रहे थे। लेकिन 1917 में जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया सोवियत यूनियन में, उसने सोशल डेमोक्रेट्स और कम्युनिस्ट के दरमियान एक मैसिव गैप क्रिएट कर दिया। सोशल डेमोक्रेट्स का मानना था कि ये जो लेनिन है ना, ये अथॉरिटेरियनिज्म को प्रमोट कर रहा है, जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के बिल्कुल अगेंस्ट है, जो बात करता है एगैलिटेरियन और डेमोक्रेटिक सोसाइटी की। जबकि दूसरी तरफ जो लेनिन था, वो कहता था कि यूरोप की जो सारी सोशलिस्ट पार्टीज हैं, वो कम्युनिज्म की फिलॉसफी को, इसके फलसफे को अपना लें। अच्छा, अब ये दोनों आइडियोलॉजीज कामयाब हुई या नहीं, इसका एक टेस्ट कर लेते हैं। 1920s तक जो सोशलिज्म था वो बुरे तरीके से स्ट्रगल कर रहा था। जो अलग अलग डेमोक्रेटिक मुल्कों में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज थीं, उनको फ्रीज किया जा रहा था डिस्पाइट ऑफ देम विनिंग द इलेक्शंस। दूसरी तरफ फैशिज्म, स्टालिनिज्म और टोटलिटेरियनिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि सोशलिज्म दोबारा सर नहीं उठा पाएगा, लेकिन इसका सेवियर बना स्वीडन। 1932 में जो स्वीडिश सोशलिस्ट पार्टी थी वो गवर्नमेंट में शामिल हुई और 20वीं सदी के आखिर तक गवर्नमेंट में कायम रही। अच्छा, ये जो स्वीडिश सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी ना, यानी कि सैप, इन्होंने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग डॉक्ट्रिन को फॉलो किया, जिसको ये लोग कहते थे फोक हैमिट, यानी कि पीपल्स होम। इस डॉक्ट्रिन के मुताबिक लोगों को इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और सोशल इनइक्वालिटी से बचाया गया, और इसका नतीजा पूरी दुनिया ने देखा। आज स्वीडन दुनिया के कामयाब तरीन मुल्कों में से एक है। वेस्टर्न वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पर कैपिटा स्पेंड ऑन एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल वेलफेयर स्वीडन ही करता है। यहां तक कि जो टॉप अर्निंग लोग हैं वो अपनी इनकम का 80% टैक्स में देते हैं। दिस इज सो माइंड बॉगलिंग। इन लोगों को भरपूर यकीन है अपनी स्टेट के ऊपर कि जो भी पैसे वो टैक्स में देंगे वो आम आदमी की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होंगे। सैप ने पूरे स्वीडन में दौलत को रीडिस्ट्रीब्यूट किया, इक्वालिटी क्रिएट की और एक सोशली कंट्रोल्ड मार्केट इकोनॉमी कायम की। नेशनलाइजेशन करने की बजाय लेबर लॉस को तगड़ा किया ताकि जो भी वर्किंग क्लास है वो अपना मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ सके और जो अपनी तनख्वाह है, जो वेजेस हैं, उनको लेके अच्छा बार्गेन कर सके।
अब जो सोशलिज्म का सोशल डेमोक्रेटिक मॉडल है वो स्वीडन में तो कामयाब हो गया। अब बात करते हैं क्यूबा की, जहां पे एक अलग फॉर्म ऑफ सोशलिज्म को परसू किया गया। क्यूबा की जर्नी स्टार्ट करते हैं हम 1959 के इनकलाब से, जब वहां पर यूएस बैक डिक्टेटर बटिस्टा को उठाकर बाहर फेंक दिया गया। फिडेल कास्ट्रो ने वहां पर एक नई तरह के सोशलिज्म को इंप्लीमेंट किया, जिसको उसने नाम दिया ह्यूमनिज्म का। इसमें एग्रेरियन रिफॉर्म्स थे, एंटी इंपीरियलिस्ट लॉज थे और रेंट को रिड्यूस करना था, यानी कि टिपिकल कम्युनिज्म। अगर आपको याद हो, जब मैंने कम्युनिज्म की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को मेंशन किया था। ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये उसी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से मिलते जुलते हैं। क्यूबा में जब इनकलाब आया तो जो 15% नेशन की वेल्थ थी, जो दौलत थी, उसको ट्रांसफर किया गया फ्रॉम लैंड ओनर्स टू द पेजेंट्स एंड लेबरर्स। हालांकि यूएसए ने क्यूबा के ऊपर बहुत सी पाबंदियां लगाई, एम्बार्गो लगाया, लेकिन उसके बावजूद क्यूबा आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता चला गया। अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते कि पूरे लैटिन अमेरिका में क्यूबा वो वाहिद मुल्क है जिसमें यूनिवर्सली फ्री हेल्थ केयर सिस्टम है। 1992 तक क्यूबा में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 59 ईयर्स से बढ़कर हो गई 76 ईयर्स। इसी तरह तालीम को फ्री कर दिया गया, जिसकी वजह से वहां का लिटरेसी रेट पहुंच गया 96% पर। अगर आप इन दोनों मुल्कों स्वीडन और क्यूबा को ऑब्जर्व करें तो इन्होंने कहीं ना कहीं सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट किया। लेकिन यह बात भी दुरुस्त है कि जो स्वीडन का सोशल डेमोक्रेटिक मॉडल था वो ज्यादा कामयाब हुआ। देखें, अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इट्स वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। कम्युनिज्म हैज नो स्पेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। कोई भी रेड रेवोल्यूशन नहीं आएगा, कोई भी लाल इनकलाब नहीं आएगा। कोई भी शख्स अगर आपसे इनकलाब की बातें कर रहा है ना, तो वो आपसे सच बात नहीं कर रहा। हाँ, जो सोशलिज्म का सोशल डेमोक्रेसी का मॉडल है ना, जो स्वीडन ने फॉलो किया है, वो हमारे लिए एज पाकिस्तान बेहतरीन है। हम लोग शायद स्वीडन तो ना बन पाए, लेकिन उसके क्लोज जरूर पहुंच सकते हैं। देखिए, मेरा एक बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया इन सब तरह के इज्म्स को टेस्ट करने के लिए, चाहे वो सोशलिज्म हो, कम्युनिज्म हो, कैपिटलिज्म हो, फैशिज्म हो, फेमिनिज्म हो, स्टालिनिज्म हो या लेनिनिज्म, क्राइटेरिया ये है कि वो इज्म जो आपकी सोच को जकड़ दे, जो आपकी सोच की परवान को लिमिट करने की कोशिश करे, जो आपको ऑकवर्ड करे, जो आपके अंदर डर पैदा करे। कोई भी आइडियोलॉजी, कोई भी नजरिया जिसको फॉलो करके आपको तंगी महसूस हो, एक डर महसूस हो, एक खौफ महसूस हो, उसको उठाकर बाहर फेंक दें। और हर वो इज्म जो आपकी सोच को परवान चढ़ाए, आपको लिमिटलेस कर दे, आपको एम्पावर कर दे, आपको मोटिवेट कर दे, आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचने में मदद दे और सोसाइटी और कम्युनिटी को ऑन द होल अपलिफ्ट करे, इस तरह के सारे इज्म्स को आपने अपना लेना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। Until next time, let's read, learn, progress and self-actualize. Let's read Pakistan.